नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। न्यूज की पाठशाला यानी न्यूज का इकलौता फैमिली शो। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा, कौन कौन से खबरों में आपको मास्टर बनाऊंगा, पहले वो बता देता हूं। टीवी पर पहली बार सिसोदिया और केजरीवाल का संकट बढ़ाने वाले सबूत कौन से हैं, आज आपको वो बताऊंगा। ईडी के सबूत मनीष सिसोदिया को कितने दिन जेल में रखेंगे, आज इसके बारे में भी बात हो। अरविंद केजरीवाल की हर भविष्यवाणी सच कैसे साबित हो रही है। पैसा न मिले तो भी मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा क्या, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है भाई पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान से भी बड़े भिखारी देश का चैप्टर खोलूंगा और आपको बताऊंगा वो क्या कर रहा है जो पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। इधर मोदी और उधर देश चलाने के लिए सब कुछ बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है आपको बताऊंगा। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है युद्ध जिता देने वाले नकली टैंक का चैप्टर। यहां लोग बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं, यहां नकली टैंक युद्ध जिता रहा है। हवा भरो, टैंक फुलाओ और युद्ध जीत जाओ। ये धोखाधड़ी वाला वॉर कौन लड़ रहा है, आज ये भी आपको बताऊंगा। आपके मोबाइल में वो तो नहीं जिससे बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, ये चैप्टर जरूर देखिएगा। आपका पैसा लूटने वाले वो चोर जो मोबाइल के रास्ते आते हैं। और आखिर में पीएम मोदी से हाथ मिलाने से इनकार किया इटली की प्राइम मिनिस्टर ने क्या, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक में फिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जारी। जेपी नड्डा का बेंगलुरु के शिवाजी नगर में भव्य रोड शो हुआ। कांग्रेस और जेडीएस पर उन्होंने वार किया। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद बुनियादी ढांचे का जबरदस्त विकास हुआ, ये बातें गिनाई। और कर्नाटक में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं तो पूरे जोर शोर से बीजेपी लग गई। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पटना, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। लालू की तीनों बेटियों, आरजेडी नेताओं के घर रेड हुई। दिल्ली में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर पर भी छापा पड़ा। पीएम मोदी ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिडक्शन के तीसरे सत्र का दिल्ली में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्ती के तहत एनडीआरएफ और एनडीएमए जिस तरह से मदद के लिए उतरे, उनके काम की पूरी दुनिया में सराहना हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने आज जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की। महिला आरक्षण बिल को लेकर कविता आज अनशन पर बैठी। इस प्रदर्शन में कविता को 18 विपक्षी दलों का साथ मिला। के कविता के अनशन को शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी कविता से पूछताछ करने वाली। यूपी में प्रयागराज हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। बरेली में यूपी पुलिस ने अतीक गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। राशिद और फुरकान नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन दोनों बदमाशों ने जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से कई बार मुलाकात की थी और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में आग लगने से हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में इसकी शूटिंग चल रही थी तो सेट पर आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 टीमों ने मोर्चा संभाला। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां सीरियल के एक सीन की शूटिंग चल रही थी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पहली बार आपको वो सबूत दिखाएंगे जो सिसोदिया और केजरीवाल का संकट बढ़ाने वाले हैं। ईडी के सबूत मनीष सिसोदिया को कितने दिन जेल में रखेंगे, क्या लंबा अंदर चले गए हैं सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच कैसे हो रही है, और अगर पैसा ना भी मिले तो भी सिसोदिया को क्यों जेल में रहना होगा, आज सबसे पहले इसी का चर्चा। जिस दिन मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए उसी दिन मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि वो 8-10 महीने के लिए जेल जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया को शायद इस बात का एहसास था कि जिस मामले में वो आरोपी हैं उस मामले की परतें खुलेंगी तो वो आसानी से तो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वरना कौन आदमी कह के जाता कि मैं 8 महीने नहीं आऊंगा, और वो भी वो आदमी जिसका वकील इधर से उधर कूद रहा हो
कि इनको गलत अरेस्ट कर लिया, इनको गलत रिमांड में ले लिया। वो आदमी कह के जा रहा पब्लिक के सामने, मैं 8-10 महीने तो अभी कहां ही आ पाऊं। तो जो वो कह के गए ठीक वही हो रहा है। दिल्ली में शराब नीति के मामले में सिर्फ सीबीआई ही नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी अब जांच कर रही है। और ईडी ने अब मनीष सिसोदिया को शिकंजे में ले लिया। और जब ईडी शिकंजे में लेती है बॉस, तो आसानी से जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये भी समझाऊंगा। ईडी ने कल मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, तो आज कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? उन्होंने कहा हमको रिमांड चाहिए। तो कोर्ट में क्या हुआ पहले ये सुनिए। ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मिल गई। सिसोदिया अब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी के पास 7 दिन है और इन 7 दिनों में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करके जो पता लगाना चाहती है, उसमें ईडी की रिमांड कॉपी जो है वो सारी बातें उसमें लिखी हैं कि उसको पता क्या क्या लगाना है। एक तो ईडी कह रही है, जिसके बिना पर उसको कोर्ट से रिमांड मिली मनीष सिसोदिया की, कि बॉस जो मनी ट्रेल है, भाई उनका आरोप है कि मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, इन लोगों को पैसा मिला, तो वो पूरा मनी ट्रेल, कहां से पैसा निकला, कहां किसकी जेब में गया, फिर वहां से कहां गया, ये पूरा ट्रेल जो है उसको पता लगाना है। यानी घोटाले की रकम कहां से कहां किसके पास गई ये पता लगाना है। ये पूरा स्कैम कैसे कैसे हुआ उसका तरीका भी जानना है मनीष सिसोदिया से। बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो मैच कराना है। और इसके लिए मनीष सिसोदिया को कुछ लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों को भी सम्मन किया है, तो उनके सामने मनीष सिसोदिया को बैठाएंगे, पूछेंगे हाँ भाई तुमने ये कहा था, अरे इन्होंने ये तो ये कह रहे हैं, तो वो सामने सामने बात होगी, तो पता चलेगा कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। मनीष सिसोदिया और इन अफसरों को साथ बैठाकर पूछताछ होगी और मनीष सिसोदिया के बयानों में जो विरोधाभास बताया जा रहा है उसे लेकर भी पूछताछ होगी। ईडी ने इस मामले में 189 छापेमारी की और इस दौरान कई डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स सबूत के तौर पर मिले। इन सबूतों को दिखाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। शराब नीति में और कौन कौन शामिल है, कितनी कंपनियां शामिल हैं, कितनी रिश्वत मिली नहीं मिली, ये सब जो है ईडी को जानना है। तो उन्होंने कहा भाई हमको रिमांड चाहिए, हम बैठा के पूछताछ करेंगे। अच्छा, ऐसे ही रिमांड तो नहीं मिल जाती कि भाई मेरा मूड आ रहा है हमको रिमांड चाहिए। कोर्ट में उन्होंने कुछ बातें रखी, वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ईडी के शिकंजे का एहसास मनीष सिसोदिया को शायद उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। और इसीलिए तब उन्होंने कैसे कह दिया था कि वो अब 8-10 महीने से पहले बाहर नहीं आने वाले हैं। एक बार वो बयान आपको याद दिलाता हूं, सुनिए। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। गुजरात में सीट आई नहीं, कन्याकुमारी से और जो है कश्मीर तक सब जगह काल बन रहे। बॉस काल तो अभी आपके ऊपर आया हुआ है, अब आप फिर जेल चले गए। हमारे पास ईडी की रिमांड की कॉपी, इसमें ईडी ने साउथ ग्रुप का जिक्र किया है और यह आरोप लगाया कि इस केस में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ईडी ने जो बताया उसके मुताबिक यह साजिश विजय नायर नाम के आरोपी ने रची। विजय नायर एक इवेंट कंपनी का पूर्व सीईओ है और यह विजय नायर ही मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से साउथ ग्रुप से डील कर रहा था, यह ईडी का दावा है। ईडी इसमें बताती है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली और बदले में साउथ ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लिकर कंपनी इंडो स्पिरिट्स में पार्टनरशिप देना भी शामिल है। साथ ही साउथ ग्रुप को कई रिटेल जोन का कंट्रोल देने की भी डील हुई, जबकि पूरी जो शराब नीति बनी थी वो इसी बात पर बनी थी कि कोई लिकर कार्टेल खड़ा ना हो जाए, मतलब कोई लिकर का माफिया खड़ा ना हो जाए, एक ही ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा ना हो जाए। वो उसका उल्टा गया था। जिस साउथ ग्रुप का ईडी ने जिक्र किया उस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे ये भी ईडी ने बताया। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी है के कविता,
वो शामिल थी, इसीलिए ईडी अब उनसे भी पूछताछ करने वाली है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा शरद चंद्र रेड्डी का नाम आ रहा है जो अरविंदो फार्मा के प्रमोटर हैं। ईडी मगुनता श्री निवासुलू रेड्डी का नाम भी ले रही है जो ओंगोल से वाईएसआरसीपी सांसद है, और उनके बेटे राघव मगुंटा और दूसरे लोग शामिल हैं। ईडी का दावा है कि इस साउथ ग्रुप की तरफ से अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू नाम के व्यक्ति डील कर रहे हैं। तो उधर विजय नायर का नाम आ रहा है, इधर बुच्ची बाबू का नाम आ रहा है। आरोप है कि साउथ ग्रुप के पास पहले से ही आबकारी नीति की कॉपी पहुंच गई थी और इन्हीं के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5% से 12% कर दिया गया। ये ईडी दावा कर रही है। 100 करोड़ की रिश्वत की यह डील कैसे हुई जिसका दावा ईडी कर रहा है, यह भी ईडी ने समझाया है। तो ये बातें उसमें लिखी है रिमांड कॉपी में, जो आपको जाननी चाहिए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति होलसेलर्स के लिए 12% और रिटेलर्स के लिए 185% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर आई थी। आरोप है कि डील में यह तय हुआ था कि 12% का प्रॉफिट मार्जिन, इसमें से 6% प्रॉफिट जो है वो रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले। यह ईडी आरोप लगा रही है। इसके लिए साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बात करने वाले विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत एडवांस में दे दी ईडी के मुताबिक। और 100 करोड़ की एडवांस पेमेंट यानी रिश्वत के बदले विजय नायर को यह सुनिश्चित करना था कि साउथ ग्रुप को दिल्ली में शराब के होलसेल बिजनेस में अच्छा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि दिल्ली के शराब कारोबार में उनका कोई बेस नहीं। तो ईडी के इन बातों के मुताबिक जब यह डील हो गई तो पैसों के लेन देन और साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शराब कंपनी इंडो स्पिरिट की एंट्री होती है। इंडो स्पिरिट समीर महेंद्रू नाम के व्यक्ति की कंपनी है और इस कंपनी में 65% पार्टनरशिप साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों को दे दी गई। ईडी के मुताबिक विजय नायर के कहने पर समीर महेंद्रू ने इस कंपनी की पार्टनरशिप साउथ ग्रुप को दी। पार्टनरशिप के बदले में स्कॉच बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी परनो रिकॉर्ड का होलसेल बिजनेस इंडो स्पिरिट को मिलना तय हुआ। मतलब दोनों तरफ से फायदा। इसके बाद इंडो स्पिरिट का बिजनेस प्रॉफिट काफी बढ़ गया, जिससे साउथ ग्रुप को भी फायदा हुआ और इंडो स्पिरिट के जरिए दिल्ली के 30% शराब बिजनेस पर साउथ ग्रुप का कंट्रोल हो गया। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने इस केस में लिया, तो अभी तक आप जितना देख रहे हैं उसमें 2-4 नाम निकल कर आ रहे हैं और इनको अगर आप देखेंगे तो और ये सारी बातें ईडी कह रही है। अभी ईडी को यही बातें साबित करनी है। तो ईडी के मुताबिक जो कैरेक्टर इसमें निकल कर आ रहे हैं, एक विजय नायर का नाम आ रहा है जो कहा जा रहा है कि भाई अभी, और ये जेल में भी है, जो सिसोदिया की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से डील कर रहा था। दूसरी तरफ साउथ ग्रुप का नाम आ रहा है जिसमें के कविता वगैरह वगैरह शामिल है। तीसरा नाम किसका आ रहा है? इंडो स्पिरिट का आ रहा है। यह कंपनी का नाम आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी के जो है वो साउथ ग्रुप के लोगों को दी गई और उसकी डील जो है वो यहां हुई और सारा काम हुआ। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने इस केस में लिया है, उस साउथ ग्रुप में सबसे बड़ा नाम के कविता का है। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद अब ईडी कविता से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए 11 मार्च यानी शनिवार को पूछताछ तय हुई। ईडी का आरोप है कि कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि वो घोटाले में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कम से कम 3 आरोपियों ने इस केस में कविता के जुड़े होने की बात कही है। ईडी अब कविता और अरुण पिल्लई का आमना सामना करवाएगी। अरुण पिल्लई कौन? अरुण पिल्लई ही इस डील में के कविता की तरफ से बात कर रहा था, यह कहा जाता है। अरुण पिल्लई हैदराबाद का बिजनेसमैन है और रॉबिन डिस्टिलर्स नाम की कंपनी का प्रमोटर है और वो इस वक्त ईडी की हिरासत में। तो ईडी ये दावा कर रही है कि अरुण पिल्लई के कविता की तरफ से डील कर रहा था और अब दोनों को सामने बैठा बैठा के पूछताछ करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ईडी के मुताबिक अरुण पिल्लई के अलावा के कविता की तरफ से बुच्ची बाबू नाम का एक व्यक्ति भी डील कर रहा है। बुच्ची बाबू कौन? बुच्ची बाबू ने ईडी को जो बयान दिया है उसके मुताबिक तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता और दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। ये ईडी दावा कर रहा है कि इस बुच्ची बाबू ने बकायदा बयान दिया है, ये ईडी कह रही है। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से के कविता 19 मार्च 2021 को दिल्ली में विजय नायर से मिली थी, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से डील कर रहा था। तो विजय नायर से अब ईडी ये कह रही है कि भाई विजय नायर से ये क्यों मिलेंगी?
जब तक कि उनको भरोसा ना हो कि विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो यही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। विजय नायर ने के कविता को यह बताया कि एक्साइज पॉलिसी में वो क्या कर सकता है और इससे कविता को कैसे फायदा होगा और इससे आम आदमी पार्टी को भी फंड मिलेगा। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद जून 2021 में हैदराबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें बुच्ची बाबू भी था, अरुण पिल्लई भी था, विजय नायर भी था और दिनेश अरोड़ा भी था। ये ईडी कह रही है। इस मीटिंग में दिल्ली के शराब कारोबार पर बात हुई और विजय नायर कुछ रकम हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहता है। ईडी को 17 अगस्त 2021 का एक व्हाट्सएप चैट मिला जो बुच्ची बाबू और विजय नायर के बीच का था। इस चैट में विजय नायर ने कहा कि उसे पैसे की जरूरत है। बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया, ये ईडी दावा कर रही है और ये सारी बातें आपको वो बता रहा हूं जो रिमांड कॉपी में लिखी है। ऐसा नहीं कि हवा में बात है, ये कोर्ट में रिमांड कॉपी में लिख के ईडी ने दिया है। तो ईडी कह रही है कि बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया कि चैट में विजय नायर ने जो पैसे की जरूरत बताई वो रिश्वत के पैसों की बात जो साउथ ग्रुप की तरफ से आम आदमी पार्टी को मिलनी थी। तो बुच्ची बाबू साउथ ग्रुप की तरफ से बात कर रहा था, विजय नायर कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहा था। अब यही बातें ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके और साबित करना चाहती है। इस केस में ईडी की जांच में हैरान करने वाला एक और खुलासा, शराब नीति पर जो जीओएम थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसके रिपोर्ट की मुख्य बातें कैबिनेट के सामने रखने से 2 दिन पहले ही बुच्ची बाबू के फोन में वो बातें आ चुकी थी। शराब नीति का ड्राफ्ट बुच्ची बाबू के फोन में 2 दिन पहले आ गया था, कैबिनेट के पास रखे जाने से पहले। यह बात ईडी दावा कर रही है और ईडी के मुताबिक बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया कि उसे यह रिपोर्ट विजय नायर से सिग्नल ऐप के जरिए मिली थी। बुच्ची बाबू नाम के इस आरोपी ने जिस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात की वो तो सबको पता है कि के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल के बीच अच्छे राजनीतिक रिश्ते। चंद्रशेखर राव की विपक्ष को जोड़ने वाली मेगा रैलियों में केजरीवाल जाते रहे और एक तरह से के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे के सपोर्ट में भी माने जाते हैं। इस केस की जांच को लेकर ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुछ लोगों को गैरकानूनी फायदा पहुंचाने के लिए साजिश रची। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना गया। कुछ कंपनियों को होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी चेन टेक ओवर करने की इजाजत दे दी गई। पॉलिसी इस तरह से बनाई गई कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया और रिश्वत पाने के लिए किया गया ताकि जो 6% है वो इधर आ जाए। पॉलिसी में इस तरह का बदलाव सिसोदिया के तरफ से किया गया क्योंकि ईडी ये कह रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला लिया वो तो कैबिनेट के पास गया ही नहीं और रिटर्न में है ही नहीं कि 5% को 12% करना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया के कहने पर हुआ। पॉलिसी में बदलाव करने का मकसद कार्टेल को बढ़ावा देना था। कई कंपनियों ने बिडिंग से पहले शेयर होल्डर्स बदल दिए। ये सारे दावे ईडी कर रहा है अपनी रिमांड कॉपी। सिसोदिया के खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं उनमें ईडी के मुताबिक 12% प्रॉफिट मार्जिन तय करने वाला फैसला उन्होंने लिया और एक तरफा था, बिना किसी चर्चा के फैसला मनीष सिसोदिया ने लिया और इसे पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स में किसी चर्चा के बारे में कोई जिक्र नहीं। घोटाले की शुरुआत सिसोदिया और जीओएम के पॉलिसी ड्राफ्ट करने के साथ ही हो गई थी। इसके बाद विजय नायर और साउथ ग्रुप के लोगों ने साजिश रची। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से विजय नायर सब मैनेज कर रहा था। सिसोदिया से 7 मार्च और 9 मार्च को जो पूछताछ हुई उसमें गुमराह किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से इंडो स्पिरिट्स की फाइल्स क्लियर करने में सिसोदिया का डायरेक्ट रोल था। ये सारी बातें ईडी कह रही। इंडो स्पिरिट्स का लाइसेंस जेट स्पीड में क्लियर किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि L1 लाइसेंस इंडो स्पिरिट्स को ही मिले। यानी ईडी जो बातें कोर्ट के सामने कह रही है उसको वो जोड़ रही है उन बयानों से जो लोगों ने दिए हैं, जिसमें वो बुच्ची बाबू का नाम लेती है, जिसमें बिजनेसमैन का नाम लेती है, जिसमें ईडी कहती है कि भाई मनीष सिसोदिया के जो सचिव रहे उन्होंने भी कुछ बताया कि कैसे बुलाया गया और वहां पर तय हुआ घर पर कि किस तरह की शराब नीति पर फैसला लेना है। ईडी के मुताबिक इस केस में रकम का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक, ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए ये किसको मिलते हैं? इंडो स्पिरिट्स की ये 100 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत मिली।
ये 100 करोड़ रुपए जो है वो साउथ ग्रुप की तरफ से मिलता है। और इसमें इंडो स्पिरिट का कितना प्रॉफिट बनता है? इनका प्रॉफिट बनता है, जो इनको डील मिली उसकी वजह से, 192 करोड़ के आसपास। तो ये 100 करोड़ का दावा है कि भाई ईडी कह रहा है कि ये गया आम आदमी पार्टी को, और ये फायदा उसके बदले में इंडो स्पिरिट्स को कमाने का मौका मिला। इस केस में ईडी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा रिश्वत की रकम को कोऑर्डिनेट कर रहा था। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए बयान में यह दावा किया कि 2020 में उसे संजय सिंह का फोन आया कि चुनाव करीब आ रहा है और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। उसने कई रेस्टोरेंट वालों से बात की और इसके बाद उसकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत जान पहचान हो गई। दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया कि सिसोदिया कई बार अरोड़ा के रेस्टोरेंट में भी आए। इस केस में चुनाव फंडिंग की जो बात आ रही है, उसमें ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से विजय नायर को मिले। विजय नायर ने 25 से 30 लाख रुपए गोवा इलेक्शन में वॉलंटियर्स को काम करने के लिए दिए। दिनेश अरोड़ा से भी काफी रकम गोवा इलेक्शन 2022 में गई थी। लेकिन ये सारी बातें अभी तो हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया से जुड़े हैं, मनीष सिसोदिया कबूल करें, पूरा लिंक स्टैब्लिश हो, इसके लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड ली गई। मनीष सिसोदिया की ईडी कस्टडी पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुना दूं। 10 महीने से जो ईडी सो रही थी, अचानक उसको लगा कि अरे भाई ये तो बाहर आ जाएंगे, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके तो ये खेल सारा इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता है तो वो सामने आए और बताएं। उनकी पार्टी के लिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, क्या बरामदगी हुई बताइए आप। आपके एक विधायक के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए कैश मिलती है, उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। उसको जमानत मिल जाती है, माला फूल पहन के बाहर आ जाता है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने 1 साल के भीतर 14 फोन नष्ट किए, दूसरे नाम पर सिम कार्ड और फोन को खरीदा, बड़ी तादाद में डिजिटल सबूतों को नष्ट किया। सिसोदिया ने अपने पीएस देवेंद्र शर्मा का भी फोन और उसके नाम पर लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, यह भी ईडी का दावा है। इस केस में आरोपियों ने बड़ी संख्या में फोन इस्तेमाल करके नष्ट किए और करीब 170 फोन नष्ट करने का आरोप लगा। लगातार फोन बदलने और फोन नष्ट करने के आरोप के कविता पर भी लगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन नष्ट नहीं किए, वो आईफोन की शौकीन है और जब भी कोई नया मॉडल आता है तो वो खरीदती हैं, उनके सारे फोन घर पर रखे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के लिए ईडी का शिकंजा बड़ी आफत इसलिए है क्योंकि अब तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया, जिसमें जेल से जल्दी छूटने के चांस बन सकते हैं। लेकिन ईडी के मामले में जेल से छूटना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीबीआई सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के तहत ऑपरेट करती है, जबकि ईडी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम कर रही है, जो बहुत सख्त है। अपराध के दूसरे मामलों में यह सिद्धांत लागू होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी, इसमें दोषी साबित करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि भाई आपको साबित करना है कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं आप वो दोषी है, और अगर आप नहीं साबित कर पाएंगे तो वो छूट जाएगा। पीएमएलए में इसका उल्टा है। पीएमएलए में आपको साबित करना है कि आप जो हैं वो आरोपी नहीं है, आप जो हैं वो कल्प्रिट नहीं है, आप बेगुनाह हैं, यानी आरोपी को बेगुनाही साबित करनी है। और आपको बेल तब मिलेगी जब कोर्ट को यह लगेगा कि आप पर प्रथम दृष्टया केस ही नहीं बनता। और इसलिए मनीष सिसोदिया अब हो सकता है वो 8-10 महीने जेल में ही रह जाएं, क्योंकि पीएमएलए के तहत अब अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ईडी पीएमएलए लगा रहा है तो इसका मतलब अब उनको साबित करना कि भाई मैं गलत नहीं। तो ये सारे मामले जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो आपके सामने। पाठशाला में अब भिखारी पाकिस्तान से भी बड़े भिखारी देश का चैप्टर। इधर मोदी, उधर देश चलाने के लिए सब कुछ बेचने वाला पीएम। ये कौन सा देश है, अब इसके बारे में बता।
दुनिया भर में पिछले एक साल से जो भयानक संकट है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बचा कर रखा है। क्योंकि आप दुनिया की हालत देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे दुनिया के कई देश अपने लोगों का पेट भरने के लिए बस नाक रगड़, उनको समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चलाए। आज आपको एक ऐसे ही देश इजिप्ट के बारे में बताता हूं, जहां आर्थिक संकट की वजह से नागरिकता बेच रहे हैं ये लोग, कि मतलब मेरे यहां की सिटीजनशिप चाहिए, लो खरीद लो, सेल लगी हुई है। इजिप्ट में विदेशियों को नागरिकता देने के लिए 4 ऑफर दिए जा रहे हैं। पहला ऑफर यह है कि इजिप्ट में $3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो तो तुमको नागरिकता दे दे। भाई किसी देश की नागरिकता ऐसे आसानी से मिलती है? सालों साल रहना पड़ता है, आप ईमानदार हैं, आप ठीक नागरिक हैं, ये सब देखने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं की नागरिकता मिलती है। ये लोग बेच रहे हैं नागरिकता कि $3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो, नागरिक बन जाओ। या इजिप्ट के लोकल बैंक के अपने अकाउंट में $5 लाख कैश जमा कर दो तो तुमको नागरिकता दे देंगे। या फिर इजिप्ट के किसी प्रोजेक्ट में $3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो, या $2.5 लाख सीधे इजिप्ट के सरकारी खजाने में जमा कर दो और बन जाओ नागरिक। ये आलम है इन लोगों का देश चलाने के लिए। और ये ऑफर बकायदा वहां के प्रधानमंत्री ने एक डिक्री जारी करके दिया। वैसे तो इजिप्ट पिछले कुछ साल से आर्थिक संकट में, वहां नागरिकता के इसी तरह के ऑफर पहले भी दिए गए थे, लेकिन इस बार नागरिकता देने का रेट और कम कर दिया गया है। 2019 के आदेश के मुताबिक विदेशियों को जो नागरिकता पहले $5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलती थी, अब उसे घटाकर $3 लाख कर दिया गया। लोग आ ही नहीं रहे थे तो $3 लाख दिया कि $3 लाख में आ जाओ। वो हम नहीं करते मार्केट में, अच्छा ये $100 का लीजिए, ना नहीं लेंगे, अच्छा 80 का लेंगे, लीजिए जाइए लीजिए ऐसा। वैसा हाल इजिप्ट का। पहले इजिप्ट के स्थानीय बैंक में $7.5 लाख कैश जमा करने पर नागरिकता का ऑफर था। लोग आए नहीं तो घटाकर $5 लाख कर दिया। नागरिकता लेने के लिए एक बार डॉलर जमा करने पर 3 साल बाद ही उसे निकाल सकते हैं और उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। नागरिकता का रेट कम करने का मकसद यह है कि ज्यादा लोग नागरिकता लें और इजिप्ट के पास डॉलर आए, और जिन डॉलर से इजिप्ट अपने लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से अनाज मंगा सके, अपना लोन चुका सके। यह हालत हो गई। तो एक तरफ वो भिखारी पाकिस्तान है, वो कटोरा लेके घूम रहा है, ये लोग अपने यहां की नागरिकता बेच के पैसा निकाल रहे हैं। ये सब देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया कहां है बॉस आज की डेट में। लोगों को घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं बेचना पड़ जा रहा है। इजिप्ट का संकट यह है कि कोरोना के बाद यूक्रेन युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी। इजिप्ट में महंगाई 26.5% तक पहुंच गई है, 26.5% महंगाई दर। खाने पीने के चीजों के दाम 48% तक बढ़ गए। चावल, खाने का तेल, रोटी, अंडा जैसे बेसिक खाने पीने के दाम के सामान के दाम दोगुने हो गए। पेट्रोल और गैस के दाम अभी मार्च में 10% फिर बढ़ाए गए। हमारे यहां कब कम हुआ था, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है। वहां की करेंसी इजिप्टियन पाउंड की वैल्यू पिछले एक साल में 50% कम हो गई है। इजिप्ट का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $34 अरब हो गया है। विदेशी कर्ज 3 गुना होकर $157 अरब हो गया है। यह हालत है इस वक्त इजिप्ट की। और जब आप पाकिस्तान देखते हैं, जब आप इजिप्ट देखते हैं, जब आप ब्रिटेन में प्रधानमंत्रियों की कुर्सियां जाते देखते हैं, अभी अमेरिका का भी बताऊंगा, इन देशों का हाल देखिए, तब सोचिए कि हम कितनी बेहतर स्थिति में। और एक भाई साहब जाके बता रहे कि इंडिया में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज के दाम बढ़े, इससे इजिप्ट का संकट और बढ़ गया, क्योंकि अब उसके सामने अपने लोगों का पेट भरने की चुनौती। इजिप्ट अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी। इजिप्ट की आबादी करीब 10.5 करोड़ है और इसमें करीब 60% कम आय वाले या गरीब लोग हैं। इजिप्ट अपने लोगों का पेट भरने के लिए 80% अनाज भी बाहर से खरीदता है, तब जाके लोगों को खिला पाता है। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक इजिप्ट है, मिस्र। और गेहूं के दाम बढ़ने से इजिप्ट को गेहूं के आयात में ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो गेहूं की कीमत बढ़ गई। तो अब उसको गेहूं तो बाहर से खरीदना पड़ता है, तो उसको ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है। डॉलर है नहीं तो कह रहा है नागरिकता ले लो, डॉलर दे दो और नागरिकता ले लो। इजिप्ट के पास डॉलर की कमी है, अनाज बाहर से खरीदना पड़ रहा है और बाहर से लिए गए लोन की किश्तें भी चुकानी, इसीलिए उसे इस संकट में डॉलर की जरूरत है, जिसे वो नागरिकता बेचकर
पैसा जुटा रहा है। पिछले साल नवंबर में ही इजिप्ट ने बाहर के देशों में काम करने वाले अपने नागरिकों को ऑफर दिया कि अगर वो अपनी कारें इजिप्ट लेकर आएंगे तो उन्हें इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी, लेकिन बदले में कार लाने वाले नागरिक को लोकल बैंक में 5 साल के लिए डॉलर जमा करने होंगे। इस स्कीम के तहत इजिप्ट के से बाहर काम करने वाले नागरिकों में 34,000 लोग अपनी कारें इजिप्ट लेकर आए। मतलब जुगाड़ पे चल रहा है देश भाई। डॉलर जुगाड़ने का इंतजाम ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। इजिप्ट उन देशों में है जो आईएमएफ के लोन पर चल रहा है, जैसे पाकिस्तान। पिछले 6 साल में इजिप्ट 4 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। पिछले साल आईएमएफ से इजिप्ट को $3 बिलियन का लोन मिल गया, लेकिन आईएमएफ से लोन के बदले इजिप्ट को वही सब करना पड़ा जो पाकिस्तान कर रहा है। इजिप्ट का हाल देखकर आपको पाकिस्तान का ख्याल आ रहा होगा। फर्क बस यह है कि पाकिस्तान इजिप्ट से भी बुरी हालत में। इजिप्ट के इस संकट में भारत ने ही उसकी मदद की, खास तौर पर जब यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं का संकट चल रहा था। भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर बाकायदा बैन लगा दिया था कि अपने यहां कम ना पड़ जाए। निर्यात बैन के बावजूद भारत ने इजिप्ट के लिए पिछले साल मई में गेहूं भेजने की परमिशन दी। नरेंद्र मोदी ने यह काम किया, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। और ये क्यों नरेंद्र मोदी ने किया, आप ये भी समझिए। एक तो भारत बड़े भाई की भूमिका में दुनिया को ऐसे ही नहीं दिख रहा, वैक्सीन दे रहा है, खाना दे रहा है, राशन दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है, इसलिए लोग बड़ा भाई मान रहे हैं। कोई हवा में बड़ा भाई नहीं मानता। इजिप्ट जो है उसको भारत ने 61,500 मीट्रिक टन गेहूं दिया था। उस वक्त दिया था जब भारत ने खुद इंपोर्ट जो है वो बैन कर रहा, एक्सपोर्ट बैन कर रखा था कि निर्यात नहीं करेंगे गेहूं, लेकिन इसको जरूरत थी तो दिया कि तुम भूखे ना मरो भाई, हमसे ले लो। इजिप्ट भी भारत की तरफ ही मदद के लिए देखता रहा है, जबकि अरब देश होने के नाते आसपास के अमीर अरब देशों ने इजिप्ट की मदद नहीं की। ये यहां कुछ बोल दिया गया तो अरब देश बड़ा चिल्लाने लगे थे, अरे इतना अगर एकता है तो वो इजिप्ट की मदद करो ना, वो इंडिया करेगा, और जहां इनका मन करेगा मिलके खड़े हो जाएंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि भी थे। अगर इजिप्ट की भारत संकट में मदद कर रहा है तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सटीक विदेश नीति और कूटनीति भी है, क्योंकि इजिप्ट रणनीतिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे मैप के जरिए कि जिस इजिप्ट की हम बात कर रहे हैं उसका लोकेशन देखिए कि वो कहां है। अगर आप ये देखेंगे यहां पर इजिप्ट है, और ये जो आप काला सा हिस्सा देख रहे हैं इसको जरा जूम करके दिखाइए, ये स्वेज कनाल है जिसको आप देख रहे हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। तो कहानी ये है कि इजिप्ट पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट देश है, और पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसको अफ्रीका का गेटवे कहा जाता है। सबसे अहम बात कि इजिप्ट स्वेज कनाल को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 12% व्यापार होता है। इस लोकेशन पर जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इस पर चीन भी अपना रणनीतिक प्रभाव बनाना चाहता है, और इसलिए भारत के लिए यह बड़ा मौका है कि वो इजिप्ट को अगर साधे तो चीन के इरादों को फेल कर सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते बेहतर करके भारत चीन को डब्बे में उतार रहा है, वो क्वाड वाले डब्बे में। तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, राहुल गांधी समझाते हैं इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। बॉस पहले समझिए तो कि वो आदमी क्या कर रहा है और कितनी दूर की सोच रहा है। इजिप्ट से जुड़े हुए इस पूरे इलाके में और आसपास के देशों में भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने प्रभाव को मजबूत करके चीन के प्रभाव को कम किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रोएक्टिव विदेश नीति की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे आप इन देशों में अनाज के संकट को दूर करने में मदद करने की बात करें, या फिर टर्की और सीरिया जैसे देशों में आए भूकंप के बाद वहां मदद पहुंचाने की बात करें, भारत हमेशा लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। और इसीलिए ऐसे देश जो संकट में, उनका नया भगवान कौन है? इंडिया। वो इंडिया की तरफ देखते हैं आज की डेट, वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन इंडिया में ही कुछ लोगों को ये सब नहीं दिखता। क्या कीजिए? पाठशाला में अब युद्ध जिताने वाले नकली टैंक का चैप्टर। हवा भरो, टैंक फुलाओ और युद्ध जीत जाओ। जैसे बलून में हवा बढ़ते हैं वैसे टैंक फुलाओ भाई। धोखाधड़ी वाला वॉर कौन लड़ रहा है, आज ये चैप्टर देखेंगे तो हैरान रह जाए।
एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो सबको पता है। दूसरी तरफ चीन ताइवान में तनाव चल रहा है, कहां कब युद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। तीसरा, भारत चीन के बीच बॉर्डर पे तनातनी चल रही है, दोनों तरफ से हथियार जो हैं वो लगे हुए हैं। और हर बार इनमें से किसी भी विषय पर आप बात कर लीजिए, हम एनालाइज करते वक्त ये अमूमन बोलते हैं कि भाई जिसके पास ज्यादा तगड़े हथियार होंगे वही भारी पड़ेगा, जिसके पास टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट ज्यादा एडवांस हैं वो जीतेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसके पास तेज अकल और नकली हथियार हैं वो भी युद्ध जीत सकता है। हाँ बॉस, नकली हथियार से युद्ध जीतने वालों की बात होगी। इन नकली हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें हवा भरकर तैयार किया जाता है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे ही। और दूर से देखिएगा तो हूबहू असली हथियार जैसे लगते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, हवा भर के नकली टैंक तैयार हो रहे हैं भाई। ये देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो आप युद्ध में टैंक देखते हैं वो हवा भरा और तैयार हो गया। जैसे आप आजकल क्या होता है, किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में वो ऐसा पंप लगाते हैं और ऐसा बच्चों के खेलने के लिए बड़ा सा तैयार हो जाता है, बच्चे उसमें इधर से कूदते हैं उधर चढ़ते हैं, वैसे ही टाइप का टैंक तैयार कर दे रहे हैं। और इनका साइज बिल्कुल असली हथियार जैसा होता है, ताकि दूर बैठे दुश्मन को ये बिल्कुल असली हथियार जैसे दिखते हैं। अब क्या है, ऐसा आपने पंप करके हवा भर के फुला दिया, अब वो दूर से देख रही है, देखिए कैसे टैंक तैयार हो रहा है, हवा भरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये टैंक फूलता जा रहा है। ये देख रहे हैं कैसे टैंक तैयार हो रहा है। अब ये चलेगा भी, अभी चलता हुआ भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, और ये जब तैयार हो गया और आपने ऐसे फुला फुला के रख दिए, अब वो दूर से देख रहा है, सैटेलाइट इमेज देख रहा है, अरे बाप, ये तो इतना सारा टैंक खड़ा किए हुए, उसको लग रहा है अरे ना इससे नहीं भिड़ सकते। ये देखिए कैसे टैंक तैयार हो रहा है, ये देख रहे हैं, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा, ये टैंक तैयार हो गया भाई। ये टैंक अभी चलेगा, चलता भी दिखाऊंगा, कैसे चलेगा वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन कितने कमाल की चीज है, बलून फुलाने की तरह टैंक फुला दिया। अच्छा, अच्छी बात यह भी कि वजन में हल्के होने की वजह से इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और जहां हमला होने का अंदेशा है वहां तैनात कर दिया जाता है। युद्ध के मैदान में इसलिए तैनात किए जाते हैं ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, उसका मनोबल कमजोर हो जाए। भाई युद्ध तो मनोबल का खेल है ना, जो मन से मानता है कि हम जीतेंगे, वो हथियार कम भी हो तो भी जाके लड़ता है, और जिसके पास अच्छे हथियार भी हो और मनोबल ना हो वो डरता है, कांपता है पैर। तो ये देख के लोगों के पैर कांपने लगते हैं कि भाई साहब ये देखिए कैसा टैंक खड़ा है वहां पे सड़क पे, तो वो वैसे ही पीछे अपना गाड़ी यू टर्न ले लेता है। नेता ही खाली थोड़ी यू टर्न लेते हैं, सैनिक भी ले लेते हैं, क्योंकि उसको लगेगा कि सामने वाले के पास तो बड़ी संख्या में शक्तिशाली हथियार हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे दुश्मन इतना बेवकूफ थोड़ी होता है बॉस, उसे नकली असली में फर्क नहीं पता चलेगा। आजकल इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है तो तुरंत इस तरह के हथियारों को पकड़ दिया जा सकता है। लेकिन आपको इसके पीछे की टेक्नोलॉजी भी समझाऊं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं पकड़े जाते। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी इन नकली हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। और हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में, हिटलर की सेना जो हारी उसमें नकली या फेक हथियारों का बहुत बड़ा रोल था। अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नकली हथियारों के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि आपको लग रहा है इससे क्या होगा बॉस, इससे युद्ध जीते गए हैं नकली हथियारों से, ऐसे हवा भरे टैंक से। नकली टैंक की एक और खासियत यह है कि बहुत जल्दी पैक और अनपैक किए जा सकते हैं। क्या, हवा निकाला, पैक किया दूसरी जगह, इसे एक बड़े बैग में पैक करके लाया जाता है और इसे बैग से निकालकर जमीन पर फैला देते हैं ताकि सही टैंक के सभी हिस्सों तक ठीक से हवा पहुंच जाए। इस नकली टैंक को तैयार करने के लिए एक इलेक्ट्रिक एयर पंप की जरूरत है, बस और क्या। तो यहां ये टैंक को पंप कर रहे हैं, वहां अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को नहीं पंप कर देते हैं पीछे से, लड़ो लड़ो लड़ो, ये लोग टैंक को पंप करते हैं और 10 से 15 मिनट में एक टैंक तैयार। जैसे आप कार के टायर में हवा भरते हैं वैसे ये तैयार हो जाता है। अच्छा, आदमी भी सिर्फ एक लगता है, उसको क्या है, वो कनेक्ट किया, वो हवा भर रही है, उसको बस देखना है कि सब तरफ ठीक से हवा जा रहा है कि। काम हो जाने के बाद 15 मिनट के अंदर इसकी हवा निकालकर इसे फटाफट पैक भी किया जा सकता है। इस एक हवा भरे टैंक का वजन जो है वो करीब 60 किलो के आसपास होता है, लेकिन कई बार टैंक के मॉडल के हिसाब से वजन बढ़ भी जाता है। अच्छा, कीमत मात्र 2 से 3 लाख रुपए, क्योंकि इसमें मटेरियल और सिलाई का ही तो खर्च और है क्या। आमतौर पर इन हथियारों को युद्ध के मैदान में पहले तैनात कर दिया जाता है ताकि दुश्मन को प्रेशर में लाया जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो ये बड़ी आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं।
अब आप इस वीडियो को देखिए। अब आप कहेंगे ये हवा भरा टैंक चल कैसे रहा है बॉस, चल कैसे रहा है? तो ये टैंक में हवा भरा है, उसके नीचे कार है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हैं। ये वीडियो यहां डालिए, दिखाता हूं लोगों को। ये रोकिए जरा, ये रोकिए, यहाँ पॉज कीजिए तो लोगों को नजर आएगा। एक बार ये वीडियो फिर से चलाइए तो लोगों को नजर आएगा। ये देखिए, ये अभी टर्न करेगा तो इसका वीडियो दिखाता हूं। अभी चलने दीजिए, यहां कैसे दिखेगा? ये तो अभी टैंक चल रहा है, आपको लग रहा है दूर से टैंक आ रहा है। अब ये मुड़ा, अब देखिएगा, अब आपको दिखाता हूं, थोड़ा और आगे आने दीजिए। ये रोकिए, यहीं रोकिए, रोकिए रोकिए, ये रोकिए। अब ये देखिए, ये नीचे देख रहे हैं, यहां ये कार है, तो ये कार के ऊपर टैंक को टिका दिए हैं और ये कार चलती चली जा रही है। दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा अरे बॉस बड़ा टैंक आ रहा है। तो अगर कार भी नहीं हो तो 2-3 लोग भी इसको उठा कर कहीं ले जा सकते हैं। 50-60 किलो का तो है भाई, और जहां ले जाना वहां ले जाके इसको खड़ा कर दिया। दुश्मन सेना हमला करने की तैयारी कर रही होती है, या दुश्मन को यह मैसेज देना हो कि सामने वाली सेना बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो ये सब वहां पर जाकर खड़ा कर दीजिए। उसका दिमाग हिल जाएगा कि बॉस बाप बहुत तैयारी है इनके पास। आपको सुनने में ये बड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में ये एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उदाहरण के लिए आपने बचपन में नकली छिपकली या सांप से किसी ना किसी को डराया होगा, खुद भी डरे होंगे। वो खिलौना एक पल के लिए तो डर पैदा कर देता है ना। ठीक उसी तरह युद्ध के मैदान में ये नकली हथियार भी दुश्मन को डरा देते हैं या पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। ये तो हुई नकली टैंक की बात। अब आपको नकली फाइटर प्लेन भी दिखा देता हूं, वो भी सुखोई। ये देखिए, नकली फाइटर प्लेन, जिसे सबसे घातक फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है, सुखोई 30, वो हवा भर के तैयार कर दिया है भाई लोगों ने। दुनिया के बहुत से देश सुखोई सीरीज के फाइटर प्लेन रखते हैं, बहुत डिमांड में है सुखोई, इसलिए इसका भी नकली मॉडल तैयार किया जाता है। पंप से हवा भरिए, सुखोई 30 तैयार। इधर आप हवा भरेंगे, उधर दुश्मन देश जो है उसकी हवा निकल जाएगी देख के कि भाई कितना सुखोई 30 खड़ा किया हुआ है। क्या करना है आपको? ऐसा हवा भर भर के सुखोई 30 खड़ा किए और उसका एक वीडियो जो है या एक दूर से फोटो जो है वो जारी कर दीजिए कि इंडिया ने, मान लीजिए, कह रहा हूं इंडिया, ऐसे हवा में की बात हो रही है, हवा वालों की, तो हवा में बात कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी देश ने बॉर्डर पे 100 सुखोई 30 खड़े कर दिए, या हवा वाले। अब फोटो में तो 100 दिखेगा, उसमें हवा दिख रही है। बस फर्क इतना है कि हवा भरे हुए हैं लेकिन हवा में उड़ नहीं सकते। बस एयरबेस पर बड़ी संख्या में नकली फाइटर प्लेन खड़े कर दीजिए, काम हो जाएगा। दुश्मन सोचेगा सामने वाले के पास बहुत फाइटर प्लेन, हमला किया तो अपने पर भारी पड़ जाएगा, तो वो लोड ही नहीं लेगा, कंट्रोल में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी तकनीक के बारे में भी समझा देता हूं कि आखिर क्यों दुश्मन समझ नहीं पाता कि असली हथियार है या नकली। एक तो ये लोग काम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई ये तो दूर से दिख जाएगा या कोई जासूस होगा, तो उसमें कैसे क्या करेंगे? तो एक तो ये लोग क्या करते हैं, स्पीकर भी लगा के रखते हैं, तो स्पीकर से आवाज आती रहती है, जैसे टैंक के चलने की आवाज आए, टैंक के स्टार्ट होने की आवाज आए, इंजन की आवाज आए, और 15 किलोमीटर की रेंज होती है इस आवाज की। तो 15 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई जासूस आकर देखेगा भी तो उसको 15 किलोमीटर से दूरबीन से देखेगा, तो दूरबीन से देखेगा तो आंख धोखा खाएगी, और उसके बाद कान से सुनेगा कि आवाज वैसे ही आ रही है जैसी टैंक है, तो कान धोखा खाएंगे। आंख कान धोखा खाएंगे तो दिल धोखा खाएगा, दिल बैठ जाएगा कि नहीं नहीं यहां तो नहीं लड़ सकते। फिर दिमाग धोखा खाएगा, जाके बोलेगा कि बॉस वहां तो गड़बड़ है, सब धोखा खाए वापस। तो एक है स्पीकर लगा के आवाज करते हैं, दूसरा है हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी, हीट मास्किंग तकनीक। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई हीट मास्किंग? तो होता क्या है, जैसे आप टैंक खड़ा करते हैं, मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और यूक्रेन ने ठंड में टैंक खड़े किए, तो जो रडार होते हैं या ऊपर से फाइटर जेट गुजर रहा है, वो क्या करता है, वो ऐसे थोड़ी कोई फोटो खींच के फिर ऊपर मंगा के देखता है। उसके जो रडार होते हैं वो हीट से पता लगाते हैं कि ये क्या चीज है। भाई टैंक का जो तापमान है वो अलग होगा, दूसरी चीजों का अलग होगा। तो ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर रबर है या कपड़ा है ये पता ना चले, इसके लिए हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रडार जो है वो पकड़ नहीं पाता कि तापमान टैंक वाला है या रबर वाला है, क्योंकि नकली टैंक तो कपड़े और रबर से मिलकर तैयार होता है, असली टैंक लोहा और स्टील जैसे भारी मेटल से बनता है। दोनों के तापमान में बहुत अंतर होता है। जब दुश्मन का फाइटर प्लेन या मिसाइल सिस्टम इस टैंक को पकड़ता है तो इसकी हीट मास्किंग टेक्नोलॉजी को कैच करता है, जिससे उसे लगता है कि बॉस ये तो असली हथियार। आपको जानकर हैरानी होगी
कि दुनिया के कई देश इस तरह के नकली हथियार बनाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी बहुत सीक्रेट होती है। किसी को बताया नहीं जाता है कि किसके पास कितने नकली हथियार। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस तरह के नकली हथियार भारी संख्या में इस्तेमाल किए गए थे। उसकी तस्वीर भी देखिए। ये जब युद्ध खत्म हो गया तब जाके ये टैंक का ऊपर का हिस्सा उठा उठा के पटक दिए गुस्से। ये देखिए जीप पलट दी। अब वो जीप में क्या है, वो जीप हवा भरी हुई है। वो सामने वाला देख रहा कि अरे बाप रे इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, इसमें कितने लोग हैं। ये देखिए टैंक का आगे का हिस्सा झूल रहा है। ये देखिए ये टैंक को जो है उसको उठा के फेंक दिया इन लोगों। ये हाथों से हवा भरे नकली हथियारों को गिराया जा रहा है। युद्ध के दौरान इन्हीं हथियारों को देखकर जर्मनी की हिम्मत टूट गई थी। 1944 में अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था और यह बात करीब 50 साल बाद दुनिया के सामने आई। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसलिए नहीं बताई ये बात कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। जर्मनी इसलिए चुप रहा क्योंकि उसकी बेइज्जती होती कि भाई ये तो नकली हथियार से हार गए, तो वो भी चुप, ये भी चुप। अमेरिका ने इसे घोस्ट आर्मी का नाम दिया, यानी भूतिया आर्मी, जबकि ब्रिटेन ने ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के तहत नकली हथियारों जैसे टैंक, आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 77 साल हो चुके, लेकिन नकली हथियारों का यह फॉर्मूला आज भी हिट है। यूक्रेन रूस के खिलाफ इसी तरह के नकली हथियार इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया ताकि रूस की एयरफोर्स को चकमा दिया जा सके। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये नकली रॉकेट सिस्टम है। इस तरह के कहा जा रहा है कि नकली रॉकेट सिस्टम को खड़ा करके यूक्रेन माहौल बना रहा है। यह अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था, लेकिन साथ में नकली रॉकेट सिस्टम भी दिए ताकि रूस को युद्ध के मैदान में धोखा दिया जा सके। इस नकली हथियार की वजह से रूस की भारी संख्या में मिसाइलें बर्बाद हो गई। भाई उसको लगा कि सही में है, इस चक्कर में इधर उधर गिरा रहा है इसको बर्बाद करने के लिए। गिरा दो, उसका क्या, हवा भरा हुआ खत्म हो गया, तुम्हारा तो मिसाइल बर्बाद हुआ। वो मजे ले रहा है। तो ऐसा फ्रॉड वाला युद्ध भी चल रहा है। लेकिन फ्रॉड सिर्फ युद्ध में नहीं होता ना, आजकल जगह जगह फ्रॉड। पाठशाला में अब एक क्लिक पर आपकी पसीने की कमाई लूट लेने वालों का चैप्टर। आपके मोबाइल में वो तो नहीं जिससे बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आपका पैसा लूटने वाले वो चोर जो मोबाइल के रास्ते आते हैं। अब इसका चैप्टर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन आसान बनाया है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, क्योंकि आपके पैसे पर ऐसे लोग नजर गड़ाकर बैठे हैं जो फ्रॉड करने के लिए नए नए तरीके निकाल लाते हैं। उनका और कोई काम नहीं, पढ़ाई कर लिखाई जो भी किए हैं वो फ्रॉडगिरी में लगा देते हैं। इन साइबर ठगों का सबसे पसंदीदा हथियार है फिशिंग बैंक एसएमएस। आजकल बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे बॉस एक एसएमएस आया, उस पर क्लिक किया, मेरा पैसा खाली। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंट से पैसा निकल कैसे गया, क्या दबा दिए, क्या छू दिए, कौन सी चीज में हाँ ना कर दिए कि पैसा निकल गया। मैं आपको कुछ ऐसे एसएमएस जो आते हैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर देखिए, इसमें मैसेज के जरिए धमकाया जा रहा है कि आपका एचडीएफसी बैंक का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इससे बचने के लिए पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, और पैन कार्ड अपडेट करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है। जरा इस मैसेज को यहां डालिए। दर्शकों को यह मैसेज बहुत गौर से आपको देखना चाहिए, आपके पास भी हो सकता है यह मैसेज आएगा। आपको मैसेज पे क्लिक नहीं करना है। ये पढ़िए, डियर यूजर, योर एचडीएफसी बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन नंबर वाया गिवन लिंक। और नीचे एक लिंक है जिसमें https hdfcpanupdateon.web.app दिया हुआ है। अब आप HDFC लिखा देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये तो इसमें मेरा बैंक अकाउंट है, और आप कहेंगे कि भाई अब बैंक अकाउंट बंद हो गया तो मेरा काम कैसे चलेगा। अच्छा, आजकल ऐसा होता ही है कि पैन अकाउंट इससे जोड़िए, आधार को उससे जोड़िए, तो वो लगता है सही होगा, तो लोग आनन फानन में इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। बस आपने लिंक पे क्लिक किया और वहीं कांड होता है। तो ऐसा कोई मैसेज दिखे बॉस, आपको क्लिक नहीं करना है तो नहीं करना है। अकाउंट बंद हो जाएगा, बैंक में जाके खुलवा लीजिए फिर से, लेकिन बंद होगा नहीं। बैंक अकाउंट बंद करने के लिए थोड़ी खुलता है, आपका पैसा रखा हुआ बॉस कैसे ले लेगा। तो इस पे क्लिक नहीं करना। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर को नेट बैंकिंग बंद करने की
किस तरह से मैसेज आया कि ऐसा लगा कि धमकी आ रही है या चेतावनी मिल रही है, और इसमें भी पैन अपडेट करने के लिए एक लिंक दिया गया है। तो वो वाला मैसेज दिखाइए। हाँ, अब देखिए इसमें एसबीआई का जिक्र है। डियर कस्टमर, योर एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड टुडे, अपडेट योर पैन कार्ड, क्लिक हियर, और इसमें एक लिंक दिया हुआ, इसमें एसबीआई का जिक्र किया हुआ, यहां भी पैन कार्ड का जिक्र है, और कहा जा रहा है आपका नेट बैंकिंग जो है वो कर दिया है। अब ये देखिए तीसरा एचडीएफसी वाला, एचडीएफसी कस्टमर, योर एचडीएफसी नेट बैंकिंग विल बी सस्पेंडेड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड नाउ, विजिट बिलो द लिंक, और ये वाली। ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर इसीलिए खोला है, बहुतों का पैसा उड़ गया है इस चक्कर में। नहीं क्लिक करना है तो नहीं क्लिक करना है, चाहे कुछ हो जाए। और हमारे पीसीआर में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास भी, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास भी आया है। और मैं, चूंकि कई बार काम रहता है, एक सेकंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए मेरे मन में भी आया था, अरे बॉस अकाउंट बंद हो गया, ये क्लिक करना, और फिर दूसरे सेकंड में दिमाग चला कि अरे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं भी बस वो गड्ढे में गिरते गिरते बचाऊं, और कोई भी गिरते गिरते जो है वो गिर भी सकता है और बच भी सकता है। बचना बस ये है, पाठशाला देखना और ये वीडियो लोगों को बताना है। आपको केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट होने की बात करने वाला एक मैसेज भी दिखाता हूं, वो भी दिखाइए अगर है तो। ये देखिए, ये तो वही है नेट बैंकिंग वाला, कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। ये देखिए, योर केवाईसी हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यू विल गेट 1205 कैशबैक इन योर वॉलेट, टू गेट कैशबैक क्लिक हियर लिंक। मतलब ये लोग तरह तरह का बनाते हैं कि पैन कार्ड जोड़ने में नहीं फंसा तो कैशबैक में फंसेगा। इंडिया में तो होता ही है कि अरे इतना पैसा मिल रहा है, वॉलेट में आ रहा है, जो क्लिक कर, और आपने एक बार इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप साइबर ठग के जाल में फंस गए, आपका फोन हैक हो जाएगा, सारी जानकारी चुराकर साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट से रुपए चुरा लेता है। ऑनलाइन फ्रॉड के ये मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको मुंबई में पिछले 2 हफ्तों में दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के आंकड़े बताता हूं। पिछले 2 हफ्तों में, आपको यकीन नहीं होगा, लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों का आपको आंकड़ा बताता हूं। मुंबई 2 हफ्ते 78 एफआईआर हुई है बॉस, ये फ्रॉड की, इसी तरह के फ्रॉड की 78 एफआईआर मात्र 2 हफ्ते में, और 93 में से 34 थानों में केस है। तो आप सोचिए, हर जगह ये हो रहा है, यानी हर तीसरे थाने में ऑनलाइन फ्रॉड का केस दर्ज है। और ये तो वो केस है जो दर्ज हो गए, कई बार तो लोग केस ही नहीं दर्ज कराते, उनको समझ ही भी नहीं आता करना क्या है। 21 फरवरी से 6 मार्च के बीच 92 लाख रुपए, 92 लाख रुपए उड़ा लिए इसी तरह के फ्रॉड में लोगों ने। 92 लाख ऑनलाइन फ्रॉड के लिए 300 फेक बैंक अकाउंट खोले गए, 100 सिम कार्ड खरीदे। पाठशाला में हम आपको लगातार अलर्ट करते रहते हैं कि जरा सी लापरवाही या फिर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने में आपकी जेब खाली हो जाएगी, क्योंकि मैसेज और कॉल ही नहीं बल्कि ऐसा दौर है जब सिर्फ मिस कॉल के जरिए भी ठग लोगों को लाखों का चूना लगा दे रहे हैं। ऐसी ठगी की एक घटना के बारे में बताता हूं। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स को अपने मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल आना भारी पड़ गया। ठगों ने उसके अकाउंट से लगभग 50 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित के मुताबिक 13 नवंबर को उसके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव की तो पीछे से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उस शख्स के फोन पर कई बार मिस्ड कॉल आती रही। सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला और कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल गए। ऐसी ऐसी चीजें हो रही। मुंबई में एक्टर और पॉलिटिशियन नगमा है ना, फिल्म एक्ट्रेस, ये इनके यहां पिछले दिनों साइबर फ्रॉड का ये शिकार हो गया। नगमा के फोन पर भी एक मैसेज आया था जिस पर दिए लिंक में क्लिक करते ही 1 लाख रुपए का चूना लग गया। नगमा ने अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने मैसेज पर भरोसा कर लिया, जैसे अभी मैसेजेस आए तो वैसे ही कोई मैसेज आया होगा तो इन्होंने भरोसा कर लिया, क्योंकि ये बैंक की तरफ से भेजे गए मैसेज जैसा लग रहा था, जैसे बैंक का नाम लिखा था वैसे लिखा होगा, और इसे किसी प्राइवेट नंबर से नहीं भेजा गया था। फ्रॉड तब हुआ जब मैंने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद मुझे कॉल आई। बात करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। उसने केवाईसी अपडेट करने में मदद की बात कही
मेरे फोन का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया। हालांकि मैंने लिंक में कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उसने मेरे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। यह फिल्म एक्ट्रेस के साथ हो गया भाई। नगमा ने बताया कि उनके पास करीब 20 बार ओटीपी आया और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। एक खास बात यह है कि इसकी ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है, और ओटीपी तो किसी को दीजिए ही नहीं भाई। ओटीपी जैसे आप बॉस को गाली देते हैं तो मन में रखते हैं ना, मुंह पे तो देते नहीं, वैसे ही ओटीपी मन में रखना है, किसी को देना ही नहीं है। अभी अगर पिछले 2 हफ्ते के सिर्फ मुंबई के केस आप देख लें, एक्ट्रेस नगमा के अकाउंट से 1 लाख गया, एक पूर्व सैनिक के अकाउंट से 2 लाख रुपए उड़ गए, एक स्टूडेंट के अकाउंट से करीब 84,000 रुपए उड़ गए, एक मीडिया कंपनी के वीपी के अकाउंट से 95,000 रुपए उड़ गए, एक पुलिस कांस्टेबल के अकाउंट से 2,99,970 रुपए उड़ गए, 78 साल के सीनियर सिटीजन के अकाउंट से 3,99,992 रुपए चले गए, 68 साल के एक सीनियर सिटीजन के अकाउंट से 5,09,000 रुपए चले गए। मेरे एक जानकार के बच्चे हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि भैया मेरे इससे अकाउंट से पैसा उड़ गया, और बैंक वालों को बोलते रह गए कुछ हुआ नहीं। हर जगह इसी तरह से चीजें, खबरें बाहर आ रही हैं। आजकल केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी के केस बहुत आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के लाखों रुपए इसी चक्कर में चले गए। अभी 2 दिन पहले पुणे का केस आया, रेलवे के एक रिटायर कर्मचारी की पूरी रिटायरमेंट की रकम ही चली गई भाई। साइबर फ्रॉड के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में देश भर में साइबर क्राइम के 52,974 मामले सामने आए, जो 2020 की तुलना में 6% ज्यादा थे। 2020 में साइबर क्राइम के करीब 50,000 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 2013 की तुलना में भारत में साइबर क्राइम के मामले 9 गुना बढ़ गए हैं। 2013 में साइबर क्राइम के 5,693 मामले सामने आए। आरबीआई के मुताबिक 2020-21 में साइबर फ्रॉड की वजह से लोगों को 1,38,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,38,000 करोड़ रुपए का। अब आप कहेंगे बॉस ये तो बता दिया, डरा भी दिया, लेकिन साइबर फ्रॉड से बचेंगे कैसे? कुछ चीजें कीजिए, जैसे एसएमएस या अनजान कॉल आने पर ओटीपी, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, दूसरी निजी जानकारी कभी शेयर मत कीजिए। कभी भी किसी अनजान लिंक, ईमेल या एसएमएस पर क्लिक मत कीजिए। ऐसे संदिग्ध मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर दीजिए। कस्टमर केयर से संपर्क करने के लिए बैंक या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर रहे और जालसाज आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए, तो इसके लिए आपको अपने पासवर्ड को मजबूत रखना होगा। साथ ही समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहिए। तो ये सारी चीजें कीजिएगा, तभी बच पाइएगा, और ये जरूरी है कि ये करते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको बचाऊंगा फर्जी खबर वाली चीजों से, जो हम फैक्ट चेक की क्लास में आपको बताते हैं कि सच क्या है। आज आपको बताएंगे कि पीएम मोदी से हाथ मिलाने से इटली की पीएम ने क्या इनकार किया था या नहीं। एक छोटे से ब्रेक। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें आज बात होगी कि क्या इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने से इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो इटली की पीएम ने नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़े। इटली की पीएम 2 मार्च को भारत के दौरे पर पहुंची थी और दावा किया गया कि देखिए नरेंद्र मोदी की बड़ी बेइज्जती हो गई, वो हाथ बढ़ा रहे थे हाथ मिलाने के लिए और उन्होंने नमस्ते करके दूरी बना ली। जब हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया और रिसर्च की और इटली की पीएम के भारत दौरे की तस्वीरें खंगाली, तो पता चला कि यह खबर फर्जी है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह के बाद पीएम मोदी इटली की पीएम को उनकी कार तक छोड़ने पहुंचे थे। कार में बैठने से पहले इटली की पीएम ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ भी मिलाया। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तस्वीर शेयर न करके सिर्फ हाथ जोड़ने की तस्वीर को वायरल कर दिया गया। तो अगर इस तस्वीर को, इस वीडियो को आप देखेंगे, वो आती हैं, वो चूंकि वो भारतीय अंदाज को फॉलो करना चाह रही थी, तो उन्होंने नमस्ते किया, पीएम ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ भी मिला लिया। तो वो साफ साफ वीडियो में दिख जाता है, लेकिन फर्जी तस्वीर जो है वो वायरल कर दी गई, जैसे उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया और ये देखिए हाथ मिला के उनकी विदा कर दिया। तो वो तो विदा हो गई, अब मुझे विदा कीजिए, क्योंकि ओपिनियन इंडिया का